हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू टू स्कूल जी, इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल। मेरा नाम है अमृत कौर पिलानिया और मैं हूं आपकी हिस्ट्री टीचर। क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर 1 के हम पहले 2 पार्ट्स कर चुके हैं। अब पार्ट 3 से स्टार्ट करते हैं। उसमें हम 4th सेक्शन से स्टडी करेंगे। डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन? क्या औरतों ने भी रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट किया? हम ये सारी चीज़ें इस सेक्शन में पढ़ते हैं। From the very beginning, women were active participants in the events which brought about so many important changes in French society. शुरू से ही आप देखिए, जब आपने पहला सेक्शन पढ़ा था उसमें भी आपने पढ़ा था कि 7,000 आदमी और औरत, यानी औरतें भी इन्वॉल्व थी। जो भी प्रोसीजर्स देश में हो रहे थे उसमें औरतें खुलकर इन्वॉल्व थी। They hoped that their involvement would pressurize the revolutionary government to introduce measures to improve life. उन्हें उम्मीद थी कि अगर वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगी तो ये जो क्रांति के बाद सरकार बनेगी वो शायद औरतों के हित के लिए सोचेगी। Most women of the third estate had to work for a living. They worked as seamstresses or laundresses, sold flowers, fruits, and vegetables at the market, or were employed as domestic servants in the house of prosperous people. जो थर्ड एस्टेट थी उसकी ज़्यादातर औरतें काम करती थी, उन्हें काम करना पड़ता था अपना जीवन यापन करने के लिए। और वो ज़्यादातर क्या काम करती थी? कपड़े धोने का काम, धोबिन का काम करती थी, या फिर फूल बेचती थी, फल सब्जियां बेचती थी, या फिर जो बड़ी सेक्शंस के हाउस होल्ड्स थे वहाँ पे सर्वेंट्स के तौर पे काम करती थी। मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग। ज़्यादातर औरतों को एजुकेशन या जॉब ट्रेनिंग का एक्सेस नहीं था। ओनली डॉटर्स ऑफ नोबल्स ऑफ और वेल्दियर मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट कुड स्टडी एट अ कॉन्वेंट, आफ्टर विच देयर फैमिलीज अरेंज्ड अ मैरिज फॉर देम। सिर्फ जो बेटियां थी कौन से घरों की? बड़े घरानों की, जैसे मान लो या तो नोबल्स की हो गई या क्लर्जी में हो गई जो लड़कियां, या फिर थर्ड एस्टेट में ही जो अमीरों की बच्चियां थी, सिर्फ वो स्कूल जा पाती थी, कॉन्वेंट में पढ़ पाती थी, जिसके बाद उसकी उनकी फिर शादी पक्की कर दी जाती थी। Working women had also to care for their families, that is, cook, fetch water, queue up for bread, and look after the children. Their wages were lower than most of the men. जो काम करने वाली स्त्रियां थी उन्हें अपने परिवार का भी ध्यान रखना होता था। खाना बनाने से लेकर पानी भरने से लेकर उन्हें सभी घर के कामों को देखना पड़ता था, ब्रेड इकट्ठा करके लाना पड़ता था, बच्चों का ध्यान रखना पड़ता था। उसके बाद भी उनकी सैलरीज अपने साथ के जो आदमी थे उनसे काफी कम होती थी। In order to discuss and voice their interests, women started their own political clubs and newspapers. और औरतों ने अपने खुद के political clubs और newspapers शुरू कर दिए। About 60 women's club came up in different French societies. तकरीबन 60 से भी ज़्यादा जो औरतों के क्लब्स थे वो अलग अलग फ्रांस के सोसाइटीज में उभरने लगे। The French society, the Society of Revolutionary and Republican Women was the most famous of them. इसमें से सबसे important जो एक सोसाइटी थी वो थी Society of Revolutionary and Republican Women। ये सबसे important थी। One of their main demands was that women enjoy the same political rights as men। उनकी सबसे पहली एक important demand ये थी कि औरतों को भी उतने ही rights मिलने चाहिए, politically active होने का अधिकार औरतों को भी मिलना चाहिए उतना ही जितना पुरुषों को है। Women were disappointed that the Constitution of 1791 reduced them to passive citizens। काफी औरतें डिसअपॉइंटेड थी, निराश थी इस बात से कि 1791 में क्रांति के बाद जो संविधान आया उसमें भी उन्हें पैसिव सिटीजन रखा गया, यानी उन्हें वोट करने का अधिकार नहीं दिया गया। They demanded the right to vote, to be elected to the assembly and to hold political office। उन्होंने डिमांड्स रखी कि हमें वोट करने का भी अधिकार दिया जाए, हमें इलेक्शंस में खड़े होने का भी अधिकार दिया जाए और हमें ऑफिसर बनने का अधिकार भी दिया जाए। Only then they felt would their interest be represented in the new government। उन्हें लगता था कि अगर ऐसा हुआ, उन्हें वोट करने का राइट मिला, उन्हें मान लीजिए कि अगर क्या कहते हैं पॉलिटिकल कोई ऑफिस होल्ड करने का राइट मिला, इलेक्शंस में खड़े होने का राइट मिला, तो ही उन्हें लगता था कि उनकी जो विचार है, उनकी जो आवश्यकताएं हैं, नीड्स हैं, उनको फुलफिल किया जाएगा सरकार के द्वारा। In the early years, the revolutionary government did introduce laws that helped improve the lives of women. Together with the creation of state schools, schooling was made compulsory for all girls. Their fathers could no longer force them into marriages against their will. Marriage was made into a contract entered into freely and registered under civil law. Divorce was made legal.
and could be applied for by both men and women. Women could now train for jobs, could become artists or run small businesses. अब देखिए बदलाव तो आता है, समय के साथ आता है, लेकिन आता जरूर है। अब बदलाव आया कैसे, क्या बदलाव आया? सबसे पहली बात तो ड्यूरिंग द टाइम जब उन्हें वोट के राइट नहीं थे, तब भी जो सरकार थी वो औरतों के लिए कुछ कुछ चेंजेस लेकर आ रही थी सोसाइटी में। जैसे कि एजुकेशन कंपलसरी कर दी गई, स्कूल में जाना कंपलसरी कर दिया गया लड़कियों के लिए। उनके जो पेरेंट्स थे, लड़कियों की जो फैमिलीज थी, अब वो लड़कियों को फोर्स नहीं कर सकती थी अपनी मर्जी के व्यक्ति से शादी करने के लिए। ठीक है, जो शादियां थी वो रजिस्टर की जाने लगी, और कोई भी व्यक्ति अगर शादी करके वो खुश नहीं है, चाहे वो पुरुष है या स्त्री है, तो वो डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकता था। अब डिवोर्स यानी कि तलाक लीगल हो गया था। वुमेन को अब उन्हें ट्रेन करने की अपॉर्चुनिटीज भी मिली, परमिशंस मिली कि वो अपनी जॉब के लिए ट्रेन कर सकती थी, ट्रेनिंग ले सकती थी। ठीक है, और आर्टिस्ट बन सकती थी या फिर बिजनेस वुमेन बन सकती थी। Women's struggle for equal political rights, however, continued. इतना सब होने के बाद भी औरतों की जो स्ट्रगल था, औरतों की जो क्रांति थी, वो कंटिन्यूड रही। क्यों? क्योंकि औरतें मांग रही थी इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, यानी कि उन्हें वोट करने का अधिकार भी मिले। ठीक है, उन्हें इलेक्शंस में खड़े होने का अधिकार भी मिले, उन्हें ऑफिसर यानी पॉलिटिकल कोई ऑफिस होल्ड करने का अधिकार भी मिले, ऑफिसर बनने का राइट मिले। ठीक है, during the reign of terror, the new government issued laws ordering closure of women's club and banning their political activities. एक आपको पता है 1792 से लेकर 1793 का जो टाइम था, इसको हमने कहा था रेन ऑफ टेरर। यानी इस टाइम पे जनता बहुत डरी हुई थी, और जनता में डर के माहौल के तहत ही सरकार अपनी पावर जताने का प्रयास कर रही थी। उसी टाइम पे, उसी टेन्योर में ये जो रेन ऑफ टेरर था, इसी दौरान औरतों के क्लब्स को बंद करने के आदेश आए सरकार की तरफ से। इसके अलावा उनकी सभी पॉलिटिकल एक्टिविटीज, औरतों की सभी पॉलिटिकल एक्टिविटीज पर भी बैन लग गया। Many prominent women were arrested and a number of them executed. बहुत सारी औरतों को अरेस्ट किया गया और बहुत सारी औरतों को एग्जीक्यूट भी किया गया, यानी उन्हें मार दिया गया। Women's movement for voting rights and equal wages continued through the next 200 years in many countries of the world. औरतों की जो मतलब मूवमेंट थी वोटिंग राइट्स के लिए, इक्वल तनख्वाह के लिए जितनी आदमियों को मिल रही थी, वो जो मूवमेंट्स थे वो कंटिन्यूड रहे तकरीबन अगले 200 सालों के लिए ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में। ठीक है, द फाइट फॉर द वोट वाज कैरिड आउट थ्रू एन इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट ड्यूरिंग द लेट 19th सेंचुरी एंड अर्ली 20th सेंचुरी। लेट 19th सेंचुरी का मतलब क्या है? 1850 से लेकर 1900, एंड अर्ली 20th सेंचुरी का मतलब है 1900 से लेकर 1950। ये जो 100 साल का पीरियड था, इसमें दुनिया भर के अलग अलग देशों में औरतों ने अपने मूवमेंट्स चलाए। ठीक है, औरतों ने अपने मूवमेंट्स चलाए, और उन मूवमेंट्स के तहत इन देशों में उन्हें वोटिंग राइट्स भी मिले, उन्हें इक्वल वेज का राइट भी मिला, और काफी सारे दूसरे राइट्स भी मिले हैं। द एग्जाम्पल ऑफ द पॉलिटिकल एक्टिविटीज of French women during the revolutionary years was kept alive as an inspiring memory. It was finally in 1946 that women in France won the right to vote. देखिए 1790s में आदमियों को वोटिंग राइट्स मिलते हैं, लेकिन उसके बाद तकरीबन 200 साल तक औरतों को राइट्स नहीं दिए जाते, 150 साल तक। क्यों? 250 साल तक, इनफैक्ट 200 से भी ज्यादा साल तक। 1800 के बाद आप देखिए कि तकरीबन 1946 में जाके उनको वोटिंग राइट मिले हैं। कितने डेकेड्स तक उन्होंने स्ट्रगल किया, कितने डेकेड्स तक, सेंचुरी से भी ज्यादा उन्होंने स्ट्रगल किया, तब जाके उन्हें वोट का राइट मिला है। और आज के दिन हमें भारत में वोटिंग राइट्स मिले हुए हैं एज वुमेन या फिर एज पीपल नॉर्मल, और हम उसको इतना मतलब इतना वैल्यू नहीं करते, फॉर ग्रांटेड लेते हैं। बहुत सारी कंट्रीज में आज भी जनता को वोटिंग राइट्स नहीं है। जनता डिसाइड नहीं कर सकती कि उन पर कौन राज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल म्यांमार, आप सभी अवेयर हैं वहाँ के रिसेंट इवेंट्स के बारे में, क्या है, क्या चल रहा है, क्या क्या नहीं चल रहा है। आप सब जानते हैं कि म्यांमार की जो आर्मी है, जनता है वहाँ की आर्मी, उसने अभी मिलिट्री रूल लगा रखा है वहाँ पे, और आंग सान सूची की जो गवर्नमेंट है वो होम अरेस्ट में है अभी। ठीक है, so this was a very important point from current perspective.
अब ओलंपे दी गॉर्जियस की बात कर लेते हैं। शी वॉज ए रेवोल्यूशनरी वुमेन, वो एक क्रांतिकारी महिला थी। ओलंपे दी गॉर्जियस वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द पॉलिटिकली एक्टिव वुमेन इन रेवोल्यूशनरी फ्रांस। क्रांतिकारी फ्रांस में वो सबसे एक्टिव, वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव क्रांतिकारियों में से एक थी। शी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन and citizen as they excluded women from basic rights that each human being was entitled to। उन्होंने इस बात का विरोध किया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस में जो डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स था उसमें सिर्फ राइट्स ऑफ मैन दिखाए गए हैं, राइट्स ऑफ ह्यूमन नहीं कहा गया है। औरतों के राइट्स को ऐसे नेग्लेक्ट किया गया है जैसे औरतें इंसान है ही नहीं। So in 1791 she wrote a declaration of the rights of women and citizen। इसी तरह से जैसे हमारे 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन में, फ्रांस के 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन में एक पैराग्राफ था डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, ऐसे ही ओलंपे दे गॉर्जियस ने 1791 में ही लिखी खुद की एक डिक्लेरेशन जो कि थी डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन, जिसको उन्होंने कहा which she addressed to the queen and to the members of national assembly demanded that they acted upon it। ठीक है, इन्होंने रिक्वेस्ट किया सरकार से कि जो मैंने ये पैम्पलेट लिखा है, जो भी मैंने औरतों के और सिटीजन्स के राइट्स के बारे में ये वाले पॉइंट्स दिए हैं, इसे भी आप प्लीज इंक्लूड करें। In 1793, Olympe de Gouges criticized the Jacobean government for forcibly closing down women's club। She was tried by the National Convention, which charged her with treason। Soon after this, she was executed। जो जैकोबिन की गवर्नमेंट आई थी उसके खिलाफ ही इसने आवाज उठाई, लेकिन इन्हें अरेस्ट कर लिया गया, इनकी एक ट्रायल चली कोर्ट में एंड फाइनली इन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया, मार दिया गया। ये थी ओलंपे दे गॉर्जियस, देख लीजिए, very important figure in French history, especially from the perspective of women। अच्छा, ये जो ओलंपे दे गॉर्जियस का डिक्लेरेशन था उसमें औरतों के लिए क्या क्या राइट्स दिए गए थे वो पढ़ लेते हैं। Women is born free and remains equal to man in rights। औरतें आज़ाद पैदा होती हैं और उनके अधिकार पुरुषों के समान हैं। The goal of all political association is the preservation of the natural rights of women and man। These include the rights of liberty, property, security and above all resistance to oppression। सभी rights जो आदमियों को मिलेंगे, for example liberty, freedom, ठीक है, security, ये सारे rights जो है ये औरतों को भी मिलने चाहिए। The source of all sovereignty resides in the nation which is nothing but the union of women and man। जो सुप्रीम अथॉरिटी है सरकार की, सॉवरेनिटी है, उसकी जो सोर्स है, यानी सरकार जहां से अपनी पावर डिराइव कर रही है, वो सोर्स सिटीजन्स हैं। उन सिटीजन्स में ना सिर्फ आदमी बट औरत भी। आदमी और औरत का जो ये मेल है, ये जो मतलब एक कलेक्शन है, विमेन एंड मेन का जो देश में कलेक्शन है, यही सरकार को पावर देता है। The law should be the expression of the general will। All female and male citizens should have a say either personally or by their representatives in its formulation। इनका मानना था कि अगर कोई कानून बन रहा है तो उसमें जनता की इच्छा दर्शाई जानी चाहिए, नजर आनी चाहिए। और जनता में कौन है? सभी स्त्री और सभी पुरुष देश के, वो सभी या तो डायरेक्टली बताएं कि हमें ये लॉ चाहिए या नहीं चाहिए, या फिर वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स यानी अपने प्रतिनिधियों के थ्रू अपनी ये बात व्यक्त करें। इट शुड बी द सेम फॉर ऑल। सभी के लिए ये जो नियम है ये सेम रहने चाहिए, कानून सेम रहने चाहिए। All female and male citizens are equally entitled to all honors and public employment according to their abilities and without any distinction that of their talents। सभी जो पुरुष हैं, स्त्रियां हैं, उनको इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए, किसी के बीच में भी किसी भी बेसिस पे कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। No woman is an exemption। She is accused, arrested and detained in cases determined by the law। Women like men obey the rigorous law। किसी भी औरत को औरत होने के कारण कोई प्रिविलेज एक्स्ट्रा नहीं मिलनी चाहिए। अगर उसने कोई जुर्म किया है तो उसके लिए उसे अक्यूज करो, उस पर इल्जाम लगाओ, उस इल्जाम को प्रूव करो कोर्ट में और उसको पनिश करो। ये पूरा प्रोसीजर जो आदमियों के लिए बहुत स्ट्रिक्ट है, ये औरतों के लिए भी उतना ही स्ट्रिक्ट होना चाहिए। ऐसा गॉर्जियस जो ओलंपे दी गॉर्जियस थी, इनका कहना था। In 1793, the Jacobin politician Chaumet sought to justify the closure of women's club on the following grounds।
देखिए जो जेकोबिन पॉलिटिशियन था चॉमिट, उसने कहा था 1793 में कि सभी वुमेन ग्रुप्स जो हैं, क्लब्स हैं, उनको बंद करो। तो उसने इसके पीछे क्या क्या रीजंस दिए? हैज नेचर इंटरेस्टेड डोमेस्टिक ड्यूटीज टू मेन? हैज शी गिवन अस ब्रेस्ट टू नर्चर द बेबीज? ये कह रहे हैं कि क्या नेचर ने, क्या प्रकृति ने आदमियों को घर संभालने की ताकत दी है? क्या उन्होंने उन्हें बच्चों को दूध पिलाने के लिए स्तन दिए हैं? नो। शी सेड टू मैन, बी ए मैन, हंटिंग, एग्रीकल्चर, पॉलिटिकल ड्यूटीज, दैट इज योर किंगडम। इनका ये जो पॉलिटिशियन था, इनका कहना था कि नेचर ने आदमी से कहा कि तुम एक आदमी की तरह रहो, हंटिंग करो, एग्रीकल्चर करो, पॉलिटिक्स संभालो, राजनीति संभालो, वही आपका किंगडम है, वहीं पे आपने राज करना है। She said to a woman, be a woman, the things of the household, the sweet duties of motherhood, those are your task। कि एक औरत है तो वो औरत बनकर रहे, घर पर रहे, और माँ बनने का उसको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, नेचर उसको जो भी माँ बनने की वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज देती है, औरत को वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फॉलो करना चाहिए। Shame on those women, shameless are those women who wish to become men, have not duties been fairly distributed? ये कह रहे हैं, ये पॉलिटिशियन बहुत प्राउडली कह रहे हैं कि उन बेशरम औरतों को शर्म आनी चाहिए जो आदमियों के समान आने की कोशिश कर रहे हैं। क्या उनको लगता है कि भगवान ने या प्रकृति ने ड्यूटीज इक्वली फेयरली बांटी नहीं है? आप बताइए, अगर आप एक औरत होते उस टाइम पे और आपको ये चौमेट का ये जो क्या कहते हैं डायलॉग आया था, ये जो स्टेटमेंट आया था चौमेट का, तो आप किस तरीके से रिएक्ट करते? इमेजिन कीजिए कोई आपसे ये सारी बातें आकर कह रहा है, तो आप अपना रिस्पॉन्स सोचिए। यहीं पे ये जो एक्टिविटी है ये आपसे यही करवाना चाहती है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, वेरी इंपॉर्टेंट। वन ऑफ द मोस्ट रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म्स ऑफ द जैकोबिन regime was the abolition of slavery in the French colonies। जैकोबिन्स ने सबसे इंपॉर्टेंट जो एक काम किया वो था दास प्रथा का खात्मा, यानी स्लेवरी को एबॉलिश किया। द कॉलोनीज इन द कैरेबियन, Martinique, Guadeloupe, and San Domingo were the important suppliers of commodities such as tobacco, indigo, sugar, and coffee. But the reluctance of Europeans to go and work in distant and unfamiliar lands meant a shortage of labor on the plantations. So this was met by a triangular slave trade. ठीक है? Between Europe, Africa, and Americans. The slave trade began in the 17th century. French merchants sailed from the ports of Bordeaux or Nantes to the African coast, where they bought slaves from local chieftains. Branded and shackled, the slaves were packed tightly in ships for the 3-month-long voyage across the Atlantic to the Caribbean. There they were sold to plantation owners. The exploitation of slave labor made it possible to meet the growing demand of European markets for sugar, coffee, and indigo. Port cities like Bordeaux and Nantes owed their economic prosperity to flourishing slave trade. स्लेव्स यानी दासों को बेचा जाता था, ह्यूमंस को ही दास बनाकर बेचा जाता था, खरीदा जाता था मार्केट्स में, स्लेव मार्केट्स में। देखिए क्या था यूरोप में, जो ये यूरोपियन कंट्रीज की हम बात कर रहे हैं, इनकी काफ़ी सारी कॉलोनीज थी अमेरिका में, कैरेबियन में, कैरेबियन आइलैंड्स जो है ये क्यूबा वगैरह। आप देखना नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में एक पूरी रेल सी दिखेगी आपको आइलैंड्स की, उनको कैरेबियन आइलैंड्स कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे इनकी काफ़ी सारी, इन्होंने जगहों को, काफ़ी सारे आइलैंड्स को कॉलोनी बना रखा था, और वहाँ पे ये करवाते थे, खेती बाड़ी करवाते थे। मान लीजिए कॉफ़ी, चीनी वगैरह उगवाते थे यूरोपियंस, और वापस उसी चीज़ को अपने देश में लाते थे, और इनकी जनता, खुद की जनता उसको यूज़ करती थी। लेकिन इनके खुद के जो लोग थे वो इतनी दूर जाकर जॉब करने को राजी नहीं थे, रिलक्टेंट थे, वो नहीं चाहते थे जाना। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग अफ्रीका जाते थे, अफ्रीका से स्लेव्स खरीदते थे, और उनको 3 महीने तक अटलांटिक पूरा क्रॉस करके कैरेबियन ओशन तक, कैरेबियन सी तक लेकर जाते हैं, कैरेबियन आइलैंड्स में, और वहां पर उनसे काम करवाते हैं। देखिए क्या है, यहाँ पे यूरोप है, यूरोप की कुछ कॉलोनीज हैं यहाँ पे जो कॉलोनीज में जो भी सामान उगेगा उसको यूरोप इंपोर्ट करेगा, लेकिन वो सामान उगाने की जिम्मेदारी भी यूरोप की ही है। तो यूरोप क्या करेगा, ये अफ्रीका है हमारा, यहाँ से स्लेव्स को उठाएगा, किसी जहाज में डालेगा और कैरेबियन में एक्सपोर्ट कर देगा। ये स्लेव्स यहाँ पर काम करेंगे, और काम करने की वजह से जो भी फसल उगेगी
वो फसल कटकर वापस यूरोप में जाएगी। इसको कहते थे पूरा स्लेव ट्रेड। अब यहाँ से जो ये स्लेव्स अफ्रीका से बिक रहे हैं, ये बेसिकली स्लेव्स क्या थे? ह्यूमंस थे, जिन्हें चेन्स में बांधकर, गले में पट्टे बांध कर लेकर जाया जाता था, जैसे ये इंसान नहीं है। Throughout the 18th century, there was a little criticism of slavery in France. The National Assembly held long debates about whether the right of man should be extended to all French subjects, including those in the colonies, but it did not pass any laws, fearing opposition from businessmen whose incomes depended on the slave trade. It was finally the convention in 1794 legislated to free all slaves in the French overseas possessions. This, however, turned out to be a short-term measure. 10 years later, Napoleon reintroduced slavery. Plantation owners understood their freedom as including the right to enslave African Negroes. In pursuit of their economic interest, slavery was finally abolished in 1848 in French colonies. देखिए 18th सेंचुरी जो थी पूरी हमारी, यानी कि 1701 से लेकर 1799 तक का जो ये टाइम था, इस पूरी सेंचुरी में काफ़ी कंफ्यूजन था कि क्या जहाँ जहाँ पे फ्रांस का रूल है, क्या उन सभी जगहों पे ह्यूमन राइट्स को इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए, या सिर्फ जो फ्रांस हमारा देश है, ये वाला जो मान लीजिए देश है, क्या सिर्फ यहीं पे ह्यूमन राइट्स मिलने चाहिए, या जिन कॉलोनीज को फ्रांस रूल कर रहा है उनको भी ह्यूमन राइट्स मिलने चाहिए। फाइनली 1794 में स्लेवरी को बैन किया जाता है। स्लेवरी वॉज बैंड। क्यों बैन की गई थी? क्योंकि स्लेवरी काफ़ी इनह्यूमेन एक प्रैक्टिस है। ऐसा लगता है कि जो लोग स्लेवरी प्रैक्टिस कर रहे हैं उनमें इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है। चलिए आप ये बात छोड़िए, आप एक चीज़ इमेजिन कीजिए कि जो ये थे फिर आए नेपोलियन। 10 साल के बाद 1805 में आते हैं नेपोलियन, और नेपोलियन दोबारा से स्लेवरी इंट्रोड्यूस कर देते हैं। वो इस चीज़ को लीगल कर देते हैं कि फ्रेंच मैन अफ्रीकन नीग्रोस को खरीदे और अपनी जो प्लांटेशंस हैं, अपने जो खेत हैं कैरेबियन में, वहाँ पर जाके उन्हें यूज़ करें, इंसानों की तरह ट्रीट ना करें। ये चीज़ नेपोलियन ने अलाउ की थी। फाइनली 1848 में दोबारा से जाकर 19th सेंचुरी होगी ना, ये 1848 जो है ये होगी हमारी 19th सेंचुरी। इसमें हमारा जाकर फिर से स्लेवरी एबॉलिश हुई है। एबॉलिश्ड स्लेवरी वॉज फाइनली एबॉलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848। Negroes क्या होता है बेटा? A term used for the indigenous people of Africa, south of Sahara. It is a derogatory term not in common use any longer. मतलब ये ना, मतलब ऐसा लगता है कि डिसरिस्पेक्ट करने के लिए यूज की जाती है ये टर्म। अदरवाइज ये जो निग्रोस टर्म है, ये जो हमारा अफ्रीका है, ऐसे हमारा अफ्रीका है ना, यहाँ पे सहारा डेजर्ट है, तो सहारा डेजर्ट के साउथ में जो भी लोग रहते हैं उन सबके लिए ये वर्ड यूज किया जाता था। वैसे आप अगर निग्रोस को विजुअलाइज करोगे तो नीग्रोस जो है वो सिनोनिमस लगेगा ब्लैक पीपल से। ठीक है कि जो भी बहुत डार्क पीपल होते हैं उनको नीग्रोस कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ अफ्रीका के सहारा से जो डाउन में रहते हैं इस पार्ट में, उन लोगों के लिए नीग्रोस वर्ड का यूज होता है, नीग्रो का। इमांसिपेशन क्या होता है बेटा? द एक्ट ऑफ फ्रीइंग, किसी को आजाद करने की जो प्रोसेस है उसको इमांसिपेशन कहते हैं। This print of 1794 describes the emancipation of slaves. Emancipation यानी आजाद किया जा रहा था slaves को। The tricolor banner on top carries the slogan, "The rights of man." The inscription below reads, "The freedom of the unfree." A French woman prepares to civilize the African and American Indian slaves by giving them European clothes to wear. ये देखिए, एक स्लेव ये है, एक स्लेव ये है, ये महिला है, ये इनके लिए कपड़े लेकर खड़ी है। अब इनको करेंगे क्या? ये सिविलाइज। लेकिन इनको अब चेन में नहीं देखेंगे आप, इनकी जो चेन्स हैं वो नहीं है इनके ऊपर। इसका मतलब है कि अब ये हो गए हैं फ्री। ठीक है। अमेरिकन इंडियन एक वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है। ये जो इंडियन है ये इंडिया के लोग नहीं है। अमेरिका में एक ट्राइब थी रेड इंडियंस, जिसको अमेरिकन ने भी स्लेव्स की तरह ही यूज किया था। ठीक है, तो ये उन स्लेव्स की बात हो रही है। अमेरिका की एक ट्राइब थी जिसका नाम था रेड इंडियंस। द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, रोजमर्रा की जिंदगी पर इस क्रांति का, रेवोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा?
कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लोथ्स पीपल वेयर, द लैंग्वेज दे स्पीक और द बुक्स दे रीड? क्या राजनीति इन सभी चीजों में बदलाव ला सकती है कि इंसान क्या खाता है, क्या कपड़े पहनता है, एटसेट्रा? द years following 1789 in France saw many such changes in the lives of men, women and children. जो भी साल 1789 के बाद फ्रांस में आए, काफी सारे बदलाव लोगों को देखने को मिले, जैसे कि औरतों के जीवन में, आदमियों के जीवन में, बच्चों के जीवन में. The revolutionary governments took it upon themselves to pass laws that would translate the ideals of liberty and equality into everyday practice. मतलब जो भी, ठीक है, हमने मान लिया कि जो औरतें हैं हो सकता है कि उन्हें बहुत ढके कपड़े पहनना पसंद हो, लेकिन ये चीज उनके ऊपर ऑब्लाइज्ड नहीं होनी चाहिए कि उन्हें ढके हुए कपड़े ही पहनने हैं. ये चीज उनकी चॉइस होनी चाहिए. अगर उन्हें ठीक है ढके हुए कपड़े पहनने हैं, बड़े बहुत ज्यादा चुन्नियां वगैरह ओढ़ के रखनी है, वो उनकी चॉइस है, पर ये चीज उन पर थोपी नहीं जानी चाहिए. यही है हमारे लिबर्टी के जो बेसिक्स हैं, यही हमारे लिबर्टी के बेसिक्स हैं. इसी को गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस जो थी उसने धीरे धीरे लॉज के थ्रू लोगों की जो आम तरह की जीवन था उसमें लाना शुरू कर दिया. One important law that came into effect soon after storming of the Bastille in summer 1789 was the abolition of censorship. 1789 में हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, बैस्टिल को तोड़ा था लोगों ने. उसके टूटने के कुछ टाइम के बाद ही आता है एबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप. सेंसरशिप क्या होता है बेटा, बता देते हैं. मान लीजिए कि मैंने ये एक कागज लिख दिया, कागज है ये, इस पर मैंने कुछ कुछ लिख दिया. अब ये चीज अगर पब्लिश होएगी, जनता में जाएगी, उससे पहले इसे एक बंदा रिव्यू करेगा, एक व्यक्ति इसे क्या करेगा, रिव्यू. अगर उसे लगा कि मैंने कुछ एंटी नेशनल लिखा है, कुछ गलत लिखा है जो सरकार के लिए गलत हो सकता है, तो वो इस पर काटा लगा देगा कि मैं इसे पब्लिश नहीं कर सकती. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड सेंसरशिप. आप देखिए भारत की जितनी भी पिक्चरें हैं, कोई भी पिक्चर आप देख लीजिए, कोई भी हिंदी पिक्चर है, वो पहले सेंसर होकर आती है. जो सेंसर है वो कौन करता है, सेंसर बोर्ड करता है. सेंसर बोर्ड करता है सेंसर. वो बताएगा कि जो ये चीज है ये जनता में जाने लायक है कि नहीं, पब्लिश होने लायक है कि नहीं. In the old regime, all written material and cultural activities. In the old regime, all written material and cultural activities, books, newspapers, plays could be published or performed only after they had been approved by the censor of the king. तो फ्रांस में सेंसर का काम कौन कर रहा है, सेंसर बोर्ड का काम फ्रांस में कर रहा था राजा. Now the Declaration of the Rights of Man and Citizen proclaimed freedom of speech and expression to be a natural right. अब देखो डिक्लेरेशन आया, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन. इस डिक्लेरेशन के तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच को एक नेचुरल राइट माना गया. एक ऐसा राइट जो कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से छीन नहीं सकता, जो नेचुरली इंसान होने के कारण हमें मिला हुआ है. न्यूज़पेपर्स, पैम्फलेट्स, बुक्स, newspapers, pamphlets, books, printed pictures flooded the town of France from where they traveled rapidly into the countryside. सबसे पहले चलने लगे न्यूज़पेपर्स, पैम्फलेट, किताबें एटसेट्रा, और ये फिर शहर से गांव-गांव तक भी जाने लगे. They all described and discussed the events and changes taking place in France. इन सब ने जो भी बदलाव फ्रांस में आ रहे थे उनके ऊपर चर्चा की. Freedom of the press also meant that opposing views of events could be expressed. Freedom of press का मतलब क्या है कि अगर मैं सरकार को सपोर्ट करती हूँ तो मैं अपने भाव व्यक्त कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं सरकार को सपोर्ट नहीं कर सकती तब भी मैं अपने भाव व्यक्त कर सकती हूँ. Each side sought to convince the other of its position through the medium of print. हर एक जो साइड था, हर एक जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करने की कोशिश कर रही थी जनता, वो दूसरी साइड को कन्विंस करने की कोशिश करती थी अपनी बातों से कि नहीं मैं सही बोल रही हूँ, तुम गलत बोल रहे हो. Plays, songs, festivals, processions attracted large number of people. Plays, songs, festivals, ये सभी बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी, जिसकी वजह से लोग अवेयर हो रहे थे फ्रांस में होने वाले इवेंट्स के बारे में.
This was one way they could grasp and identify with ideas such as liberty or justice that political philosophers wrote about at lengthy text, which only a handful of educated people could read. लेकिन लिखित आइडियाज भी एक बहुत छोटी पॉपुलेशन तक लिमिटेड थे, क्योंकि फ्रांस की बहुत बड़ी जनता, अ लार्ज चंक ऑफ इट्स पॉपुलेशन वाज अनएजुकेटेड एंड इलिटरेट। तो ये जो भी लिखित हमारा टेक्स्ट वगैरह वायरल हो रहे थे, ये सिर्फ उन लोगों के लिए थी जो पढ़े लिखे थे। आप देखिए इस पिक्चर को, आप अपने हिसाब से डिस्क्राइब कीजिए। आपको क्या दिख रहा है? एक पैट लॉर्ड दिख रहा है, वो शायद थोड़े गुस्से में है तो उसको दो इंसानों ने पकड़ रखा है। यहाँ पे एक व्यक्ति है, इसके साथ पता नहीं क्या हो रहा है। यहाँ पे दो है, ये पता ही नहीं कहाँ देख रहे हैं। आप इस पिक्चर को अपने हिसाब से डिस्क्राइब कीजिए। अब आ गया भाई हमारा कंक्लूजन। देखो 1804 में नेपोलियन बोनापार्टे ने खुद को ही फ्रांस का राजा डिक्लेयर कर दिया। He set out to conquer neighboring European countries. उसने सोचा भी मैं सिर्फ फ्रांस का राजा नहीं बनूंगा, मैं फ्रांस को बाकी देशों पर विजय प्राप्त करने में मदद करूंगा और फिर पूरे एक एरिया का राजा बनूंगा। Dispossessing dynasties and creating kingdoms where he placed members of his family. जहाँ पे उसने जितने भी देशों को हराया, वहां पे वो क्या करता था कि मान लीजिए कि मैं ऑस्ट्रिया की रानी हूँ और फ्रांस ने मेरे देश पर अटैक किया, नेपोलियन ने मेरे देश पर अटैक किया, मेरे को पावर से हटा दिया और नेपोलियन ने अपने ही परिवार का कोई व्यक्ति ऑस्ट्रिया का शासक बनाकर बिठा दिया। यही कर रहा था नेपोलियन। जिस भी देश को वो जीतता था, वहां से वो रूलर को हटाकर अपनी फैमिली का कोई मेंबर प्लांट कर देता था। नेपोलियन सॉ हिज रोल एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। नेपोलियन को लगता था कि वो यूरोप को मॉडर्नाइज कर रहा है, यानी आधुनिक बनाने में नेपोलियन यूरोप को सपोर्ट कर रहा है। He introduced many laws such as protection of private property and a uniform system of weight and measures provided by decibel system. बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा नहीं है यूरोप मान लीजिए ये, और उसमें भी बहुत छोटे छोटे हैं हमारे देश, इटली, ग्रीस और ये फ्रांस के आसपास ऑस्ट्रिया, प्रूशिया, ये जितने भी कंट्रीज हैं, तो सब में अलग अलग सिस्टम्स फॉलो होते थे वेट के या फिर करेंसी के। तो नेपोलियन ने काफी सारे लॉज इंप्लीमेंट किए जो पूरे यूरोप को यूनाइट करता था। जैसे कि उसने एक पर्टिकुलर सिस्टम फॉलो करने को कहा कि ठीक है, अगर वेट है तो सिर्फ उसको केजी में या ग्राम्स में नापो, ठीक है, अगर लेंथ है तो सिर्फ मीटर में नापो। इसके आप देखिए केजी वेट को नापने के और भी अलग अलग तरीके हैं, फॉर एग्जाम्पल पाउंड, ठीक है, एलबी एटसेट्रा, और डिस्टेंस को नापने के भी अलग अलग तरीके हैं, फॉर एग्जाम्पल माइल, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये है बेटा कि नेपोलियन ने पूरे यूरोप में कुछ यूनिफॉर्म सिस्टम्स इंप्लीमेंट किए कि वेट अगर नापना है तो सिर्फ सिर्फ किलो में नापो, डिस्टेंस नापना है तो सिर्फ माइल में नापो। Initially, many saw Napoleon as a liberator who would bring freedom for the people. शुरू में सबको लगा कि नेपोलियन जो है ना वो सभी को आजाद करवाने के लिए आया है, सभी लोगों को आजाद करवाएगा। But soon the Napoleonic armies came to be viewed everywhere as invading force. पर धीरे धीरे सभी यूरोप के जो लोग थे वो समझ चुके थे कि नेपोलियन लोगों को आजाद करने नहीं आया है, नेपोलियन उनको रूल करने आ रहा है। और नेपोलियन की आर्मी को लोग देखने लगे इन्वेडिंग फोर्सेस की तरह, एक ऐसी सेना जो घुसपैठ करती है। He was finally defeated at Waterloo in 1815. वाटरलू की लड़ाई में वो हार जाता है 1815 में। Many of his measures that carried the revolutionary ideas of liberty and modern laws to other parts of Europe had an impact on people long after Napoleon had left. जो जो उसने रिफॉर्म्स लाए, जो जो उसने लॉज इंप्लीमेंट किए, नेपोलियन तो चला गया 1815 में, लेकिन उसके बाद भी कई सालों तक, कई डेकेड्स तक उन सोसाइटीज पे जहाँ पे नेपोलियन ने इन्वेड किया था, उन लोगों पे नेपोलियन का असर देखने को मिलता रहा।